India is set in a virtual. सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हेलो लवली पीपल, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने स्कैरी पम्पकिन को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाया। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी एक रिक्वेस्ट से हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। आपका रिस्पॉन्स बताता है आप सभी इस चैनल से बहुत प्यार करते हैं और हम हमेशा से कोशिश करते आए हैं और हमेशा से कोशिश करते रहेंगे कि आपको बेस्ट और बेस्ट रिव्यूज प्रेजेंट करें। और हाँ दोस्तों, कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स में हमने पढ़ा है कि उन्हें हमारी कुछ स्टोरी समझ में नहीं आई है। इसका मतलब आप में से कुछ व्यूअर्स वीडियो स्किप करके देखते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चैनल स्किप करके देखने के लिए बना ही नहीं है। स्किप करके आप इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स मिस कर देते हो और उस वजह से आपको स्टोरी समझ में नहीं आती। तो फ्रेंड्स, फॉर बेटर एक्सपीरियंस डोंट स्किप स्कैरी पम्पकिन वीडियो। तो दोस्तों, मैं अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना भूलना मत। इस कहानी के लेखक है संजय कांबले। हल्की सी बरसात को अपने चेहरे पे झेलते गाड़ी चलाते हुए उसने कहा, सच यार, क्या रिसेप्शन था। हाँ ना, उस दुल्हन का ड्रेस देखा, 70,000 का था। होगा भी, पर दुल्हन से ज्यादा उसकी माँ सज धज के आई थी। बहुत खर्चा हुआ होगा ना। जिंदगी में शादी भी एक ही बार होती है। हाँ यार। रात के करीब 10:30-11 बजे एक टू व्हीलर शहर के बीच सामान्य स्पीड पर आगे बढ़ रही थी। दोनों गाड़ी पे बातें करने में मग्न थे। बड़े शहरों में वैसे दिन क्या रात क्या सब समान होता है, इसलिए रास्ते में थोड़ी बहुत ट्रैफिक थी। और तभी उनकी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर आई। खुशबू, जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ? प्लीज रोकना यार, एक काम याद आ गया। खुशबू ने स्पीड कम करते हुए रास्ते के बाजू में गाड़ी रोक दी। मनीषा गाड़ी से नीचे उतर गई। सिर्फ 5 मिनट, पापा की दवाई लेनी है। खुशबू ने पीछे देखा तो कुछ ही दूरी पर, यानी कि लगभग 50 कदमों की दूरी पर एक मेडिकल स्टोर था। मेडिकल के बाहर थोड़ी भीड़ थी क्योंकि आसपास का कोई और मेडिकल खुला नहीं था। तो खुशबू को ये समझ आया कि थोड़ी देर हो जाएगी, तो उसने अपने विनती भरी स्वर में कहा, हाँ पर थोड़ा जल्दी, वरना घर वाले गुस्सा होंगे। पहले ही बहुत देर हो गई है और ये रास्ता भी थोड़ा डरावना है। डर? और तुझे? तू कब से डरने लगी खुशबू? हंसते हुए मनीषा ने कहा और वो मेडिकल की ओर जाने लगी। खुशबू की नजर अब आजू बाजू घूमने लगी। उसकी बाईं ओर 8-10 फीट की ही दूरी पर एक विशाल इमली का पेड़ था और उसी के पीछे 15-20 फीट ऊंची पत्थर की एक दीवार थी। अपने आजू बाजू देखते हुए खुशबू खुद से ही बुदबुदाई, मुझे नहीं लगता डर, पर अंधेरा भी बहुत है ना। डर तो लगेगा। तभी एक भारी सी आवाज आई और वो चौंक गई। पर उसी पल अपने आप को संभालते हुए उसने पीछे मुड़ के देखा। लगभग 25 की उम्र वाला एक जवान लड़का उस पेड़ के नीचे खड़ा था। पीछे से आने वाली गाड़ी की रोशनी में उसने देखा कि उसका रंग सांवला, हल्की सी दाढ़ी, चश्मा, वाइट शर्ट एंड ब्लू जींस में था वो। खुशबू ने उस लड़के को नजरअंदाज किया और मेडिकल के पास खड़ी अपने दोस्त को देखने लगी। तभी उस जवान लड़के ने फिर से कहा, हम चाहे 4 लोगों में कितना भी साहसी बने, पर हमारे साहस का असली इम्तिहान ऐसे अनजान सुनसान जगह पे फैला हुआ अंधेरा लेता है। खुशबू चुपचाप खड़ी रही और उस लड़के ने फिर से कहा, डर लग रहा है ना मुझसे, पर डरो मत, मैं भूत नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है और मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। गुस्से गुस्से में उसने अपना मोबाइल निकाला और मेडिकल में खड़ी मनीषा को कॉल किया। और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट। फोन रख के वो उस लड़के को ढूंढने लगी, पर वो कहीं नजर नहीं आया और वो अपने आप से बोली, स्टूपिड इडियट। मुझे बुलाया आपने? उस लड़के की आवाज आई और वो एक बार फिर से चौंक गई। उसने मुड़ के देखा
वहीं खड़ा था। नहीं नहीं नहीं, उसकी आवाज में डर था। डर गए क्या आप? मुझे भूत समझकर आप तो चौंक गए। देखिए मुझे इन फालतू बातों पर विश्वास नहीं है। कुछ भी कहो, पर आप डर गए क्योंकि अब तक 10 बार आपने मेरे पैरों को देखा है। मैंने नोटिस किया। उसकी बात सुनकर खुशबू चौंक गई। नहीं तो आपको क्या लगता है जो दिखता है वही सच होता है? वो थोड़ी कश्मकश में फंस गई। मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। अगर मैं मेडिकल के पास मनीषा के पास जाती हूँ तो इससे लगेगा मैं डर गई और यहीं खड़ी रहूंगी तो इसके फालतू बकवास सुननी पड़ेगी। मैडम जी, मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही खुशबू सुन्न सी हो गई। अब उसे खुद की धड़कन सुनाई देने लगी। डर नहीं पर बेचैनी सी होने लगी उसे। उसने फिर से उसके पैरों की ओर देखा। मैडम जी, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। अगर मेरे पैर उल्टे होते तो आप मुझे भूत समझ लेती। पर उस मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ी अपनी दोस्त को देखा। तभी खुशबू ने उस मेडिकल की ओर देखा। उसकी दोस्त अभी भी वहीं खड़ी थी। आगे कुछ लोग भी थे, उनमें 2 महिलाएं भी थी। फिर खुशबू उस लड़के की ओर देखकर बोली, हाँ देखा, क्यों? तभी उस लड़के ने गंभीर स्वर में कहा, आपकी दोस्त उस बंद मेडिकल के बाहर अकेली खड़ी है, पागल की तरह। ये दिख रहा है आपको? उसकी उन बातों से खुशबू के पैरों तले जमीन सड़क से गई और उसने झटके से मुड़ के देखा तो मेडिकल खोली थी और उसकी दोस्त अभी भी लाइन में खड़ी थी। खुशबू को बहुत गुस्सा आया। अरे मैड, होश में तो होना, या थोड़ी पी रखी है? वो मेडिकल स्टोर आपको बंद दिख रहा है? तभी वो लड़का शांति से कहने लगा, मैं तो होश में हूँ, पर आपकी नजर आपको धोखा दे रही है। ठीक से देखो। उसकी भारी आवाज खुशबू के कानों में गूंज रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे की डर को देखते हुए उसने फिर से कहा, क्या हुआ? पीछे मुड़ने का साहस नहीं हो रहा? तुम्हारी फालतू की बातें बंद करो। इसी को डर कहते हैं। वैसा तो कुछ भी नहीं, मुझे डर नहीं लगता। और प्लीज अपनी ये बकवास अभी बंद करो। प्लीज लीव मी। हम कितना इनकार करें, मन के एक छोटे से कोने में डर छुपा होता है और हर शहर में एक तो ऐसी जगह होती है। वहां से गुजरते हुए हमारे मन में डर सा लगता है। अक्सर 4 लोगों में मुझे डर नहीं लगता कहने वाले ऐसी जगह डर जाते हैं। ऐसा है क्या? और वो कौन सी जगह है? कोई ऐसी इमारत जो कई सालों से निर्मनुष्य हो, या शहर के बाहर कोई शमशान भूमि, सरकारी अस्पताल की पीछे वाली दीवार या अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम जहाँ मरे हुए शरीर की चीर फाड़ होती है। ऐसी जगह पल भर के लिए इंसान को बेचैन कर देती है। होगा शायद, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना? अपनी भौहें ऊंची करते हुए उसने कहा। क्या? उसकी प्रशात्मक नजर को देखते हुए उस लड़के की नजर इमली के पेड़ के पीछे पत्थर की उस दीवार पर आकर रुकी। अपनी शांत और गंभीर आवाज में उसने कहा, ये सरकारी अस्पताल की पीछे वाली दीवार है और इस दीवार के बराबर पीछे एक रूम है, पोस्टमार्टम रूम, जहाँ भी किसी शरीर की चीर फाड़। बस। अपने कान को बंद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़के को बीच में ही रोक दिया। फिर उसने मोबाइल निकाला और अपने कानों में लगाया। ना चाहते हुए भी उसने तिरछी नजर से उस दीवार की ओर देखा, जिसे देखकर उसका मन और भी बेचैन सा होने लगा। यहाँ से तो जाना ही बेहतर है। खुशबू बुदबुदाई। मनीषा को दवाई मिली होगी या नहीं ये देखने वो पीछे मेडिकल स्टोर की तरफ मुड़ी और उसकी धड़कन थम सी गई। डर की एक लहर मानो उसकी पूरे शरीर में उठ गई। वो मेडिकल बंद थी। मनीषा अकेले उस स्टोर के बाहर खड़ी थी और खुशबू को घूर रही थी। उसका पूरा गला सूख गया था, मानो जैसे पल थम सा गया हो। कुछ पल वो उसे ही देख रही थी और पलक झपकते ही सब पुराने जैसा दिखने लगा। मेडिकल स्टोर खुला था और मनीषा उस स्टोर वाले के साथ कुछ बातें कर रही थी। खुशबू ने गर्दन घुमाई और उस लड़के को देखने लगी तो वो कहीं नजर ही नहीं आया। अभी भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इमली के पेड़ के पीछे वाली दीवार पर आकर रुकी हुई उसकी नजर उसे डर का एहसास दे रही थी। और अचानक कुत्ते के भौंकने से वो एक बार और चौंक गई। उसने कुत्तों की आवाज की ओर देखा। हड्डियों का ढांचा, हल्के भूरे रंग के बाल और पीछे की टांग से लंगड़ाते हुए वो कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। खुशबू ने अपनी बेचैनी भरी नजरों से उस कुत्ते की ओर देखा
और वो कुत्ता अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस इमली के पेड़ की ओर देखकर भौंक रहा था। उसे देखकर उस कुत्ते के साथ आसपास के सारे कुत्ते भी भौंकने लगे। ये सब नज़ारा देख वो और डर गई और अपने आप से बुदबुदाने लगी। अब इस कुत्ते की पूंछ पर किसने पैर रख दिया? और वो पागल लड़का कहाँ गया? अभी तो यही था, फालतू का डर दिखा के चला गया। मुझे बुलाया आपने? उसकी आवाज सुनते ही उसने आवाज की ओर देखा। वो उसकी बाजू में खड़ा था। उसने शांति भरी आवाज में कहा, डर गए ना? खुशबू पर टिकी हुई नजर उसने कुत्तों की ओर घुमाई और कहा, देखिए, कुत्ते ऐसे बिना वजह तभी भौंकते हैं जब उन्हें आसपास कोई बुरी शक्ति होने का एहसास हो। उसकी बात सुनते ही खुशबू ने कुत्तों की ओर देखा। वो अभी भी उस इमली की पेड़ को देखते हुए भौंक रहे थे। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन जैसी शक्तियों को हम आम इंसान देख नहीं सकते। उस शक्ति को ये प्राणी महसूस कर सकते हैं। और जब भी कुत्ते रोते हैं तब ये शक्ति किसी को अपने साथ लेने आई होती है। यानी तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ भूत है? होगा भी। इस पेड़ पर या आपके बाजू में, या शायद आपकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे बैठा होगा। कहीं भी हो सकता है। पर किस लिए? उस शक्ति को कोई शिकार पसंद आए तो उस शिकार को अपने साथ ले जाने का पूरी तरह प्रयास करते हैं। शायद आप उस शक्ति को पसंद हो। खुशबू को बहुत गुस्सा आता है। व्हाट नॉनसेंस! कौन हो आप? और मैं सुन रही हूँ तो आप मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो। और प्लीज आप ना मुझसे बात ही मत करो। खुशबू की बातों से ये पता चल रहा था कि वो पूरी तरह डरी हुई थी। अपना डर छुपाने के लिए उसने अपना फोन निकाला और मनीषा को फोन लगाने लगी। चल यार, स्टूपिड। सॉरी यार, ये दवाई दूसरी कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी खुशबू ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, तुझे नहीं, उस लड़के को कहा जो इतनी देर से बकबक करके मुझे बोर कर रहा था। कुछ भी, कब से देख रही हूँ तुझे। तू तो अकेली खड़ी थी, कोई भी नहीं था तेरे आसपास। अरे उस इमली के पेड़ के नीचे खड़ा था, शायद तेरा ध्यान नहीं था। पर ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है। मतलब के भूत। मनीषा की बात सुनते ही वो शांत हो गई और तभी पीछे से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिना कुछ कहे वो सोचने लगी, मैं इतनी देर से किससे बात कर रही थी और कौन था वो? यह सब सोचते ही उसके मन में एक डर सा बन गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बिना कुछ कहे गाड़ी चला रही थी और अचानक मोबाइल की रिंग बजी। गाड़ी रास्ते की साइड में लगाते हुए वो बोली, पापा का ही फोन होगा, डांट पड़ने वाली है अब। कहते हुए उसने फोन उठाया। सामने वाले की आवाज सुन के उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। बिना कुछ कहे वो सिर्फ सुन रही थी। डर के मारे उसका पूरा बदन सुन्न पड़ गया और वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन रात 10 बजे। अजी सुनिए, खुशबू को होश आ गया है। आवाज सुनते ही डॉक्टर और उसके पापा दौड़ते हुए आ गए। बेटा अब कैसा लग रहा है? और कल रात क्या हुआ था, कुछ याद है? उसने आंखें खोली तो वो अस्पताल में थी। खुशबू अभी भी उस हादसे से उभरी नहीं थी। उसका सिर भारी हो गया था, पूरा बदन बुखार से तप रहा था। वो बिना कुछ कहे बेड पर पड़ी रही। मनीषा और खुशबू के घर वाले उसकी ओर चिंता से देख रहे थे और मनीषा सबको बताने लगी, रिसेप्शन से लौटते वक्त पापा की दवाई लेने के लिए हम उस मेडिकल के पास रुके। भीड़ होने के कारण थोड़ी देर हो गई। और मनीषा की बात सुनते ही खुशबू को रात को घटी पूरी घटना आंखों के सामने आ गई। मनीषा ने दवाई ली और गाड़ी पर घर की ओर निकली। आते समय एक कॉल आया। गाड़ी रास्ते के बाजू में रोककर कॉल उठाया। लगा कि पापा का कॉल होगा, पर फोन पे मनीषा गुस्से से चिल्ला रही थी, कहाँ है तू? मुझे मेडिकल में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई तू? कितनी देर से तेरे लिए रुकी थी। आखिरकार मैं ऑटो से घर आ गई। 2 घंटे हो गए, तुझे सब ढूंढ रहे हैं और तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर मनीषा की बात सुन के मेरा दिमाग सुन पड़ गया। फिर गाड़ी पे पीछे कौन बैठा था? उसकी डरी हुई बेचैन नजर आजू बाजू घूम रही थी। उसने गाड़ी घुमाई और वापस इमली के पेड़ के पास आकर रुकी। पीछे मेडिकल बंद था और वो कुत्ते अब खुशबू को देखकर रोने लगे थे। पूरा शरीर अब कांप रहा था। तभी उसे वो लड़का याद आया। यहीं कहीं होगा वो। फिर उसे कुछ सुनाई
शिकार पसंद आया। दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। ना चाहते हुए उसने आवाज की ओर देखा तो वो लड़का वहीं दीवार के पास खड़ा था। खुशबू आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रही थी। खुशबू को देख के वह अजीब सा हंसने लगा और दूसरे ही पल वो उस दीवार के आर पार चला गया। यह देखकर उसे चक्कर सा आ गया और वो बेहोश हो गई। उसे सब याद था, पर वो बताती तो किसे और कैसे। बहुत रात हो गई। खुशबू की माँ उसके साथ अस्पताल में ही रुक गई। बाकी सब लोग घर चले गए। डॉक्टर की दी हुई दवाई खाकर खुशबू बेड पर लेट गई। दवाई की वजह से उसे नींद कब लगी ये उसे पता ही नहीं चला, पर आधी रात में माँ माँ चिल्लाते हुए वो चौंक कर उठ गई। पूरा बदन पसीने से लथपथ था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। उसने देखा कि माँ बाजू में ही सोई हुई थी। कुछ देर में वैसे ही लेटकर छत को देखती रही। तभी अचानक खट करके आवाज आई और उसने पास ही में खुली खिड़की की ओर देखा। वो उठकर खिड़की के पास चली गई। हल्की सी बरसात को देखते हुए उसकी नजर एक इमली के पेड़ के पास आकर रुक गई और उसका मन बेचैन हो गया। उसे मनीषा की कही हुई बात याद आ गई। ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है। और वो अपने विचारों में खो गई। सचमुच वो लड़का एक आत्मा होगा। और दूसरे ही पल उस पेड़ के नीचे वो लड़का खड़ा दिखा। वह उसे ही घूर रहा था। अब डर के मारे उसका पूरा बदन कांपने लगा और वो झट से बाजू में आ गई। ये मेरा भ्रम है कि सच? उसे फिर से देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर उसने हिम्मत की और झांक कर देखा तो वह लड़का वहां नहीं था। बाप रे, वो सचमुच वहाँ पे था या मुझे कोई भ्रम हुआ? उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। गला सूख गया था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े अखबार पर गई। एक युवक की एक्सीडेंट में मौत। पेपर हाथ में लेकर उसने गौर से देखा तो वह उसी की फोटो थी। उसकी धड़कन रुक सी गई और वो सुन्न सी हो गई। यानी कि वो एक आत्मा था उस दीवार के पीछे। उसी का पोस्टमार्टम चल रहा था। उसे वो याद आया और पीछे से आवाज आई, शिकार पसंद आया। उस भारी आवाज को सुनते ही खुशबू की आंखें सफेद पड़ गई। तभी उसके सीने में जोर से दर्द होने लगा और उसे ऐसा लगने लगा कि उसके शरीर की सारी शक्ति किसी ने छीन ली हो। की आवाज से उसकी माँ की आंख खुल गई। उसने देखा कि खुशबू जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? माँ की आवाज सुनते ही नर्स वहाँ पर आ गई। डॉक्टर को बुलाओ कोई। नर्स दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने गई। खुशबू ने हल्के से गर्दन घुमाते हुए खिड़की की ओर देखा। उसकी नजर खिड़की पे आकर रुक गई। उसे कुत्तों की रोने की आवाज आ रही थी। उसे उसकी कही हुई बात याद आई। जब सारे कुत्ते एक साथ रोते हैं तभी वो शक्ति किसी को अपने साथ ले जाने आई होती है, अपने शिकार को। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। माँ कहती है, देखिए ना डॉक्टर, मेरी बेटी को क्या हुआ है? आप बाहर रुकिए, मैं देखता हूँ। नर्स सबको बाहर निकाल के दरवाजा बंद करती है। वार्ड बॉय खुशबू को उठाकर बेड पर रखते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन लगाते हैं। बहुत सारी मशीनें चालू कर देते हैं। धीरे धीरे उसका शरीर ठंड पड़ता जा रहा था। आजू बाजू की सारी हलचल अब धुंधली हो रही थी। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी बाजू की एक खुली खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके वो शब्द सुने, चलो निकलते हैं अब। और कुछ देर बाद, आई एम सॉरी मैडम, संभालिए अपने आप को। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।
शहर से दूर घने जंगलों के बीच से एक गाड़ी गुजर रही थी। गाड़ी में सारा और हेनरी नाम का एक शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था। हेनरी, तुम क्या मुझे आज जंगल सफारी पर लेकर आए हो, जो ऐसे खतरनाक जंगल में गाड़ी बढ़ा ली? अच्छे खासे हाईवे से जा रहे थे हम लोग। अरे नहीं, ये जंगल सफारी नहीं, शॉर्टकट है। अभी मेन रोड से जाते ना तो मैसूर पहुंचते पहुंचते 4 घंटे लग जाते। मैप पर पूरा रोड हैवी ट्रैफिक शो कर रहा है। सारा अपने चारों ओर फैले जंगल को देख घबराई हुई थी। वही हेनरी तेज स्पीड में गाड़ी भगाकर जल्दी से जल्दी ये जंगल पार कर लेना चाहता था। अचानक उनकी गाड़ी हिचकोले खाने लगती है और देखते ही देखते बंद पड़ जाती है। हेनरी, ये क्या हो रहा है हमारी गाड़ी को? प्लीज ये मत कहना कि गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी में पेट्रोल तो है ना? ऑफ कोर्स सारा, पेट्रोल फुल है, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी को अचानक से हुआ क्या है। प्लीज अब तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। एक तो रात का समय, ऊपर से यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, कोई गाड़ी तक नहीं गुजर रही है सड़क से। मैं तुम्हें इस जंगल में गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दूंगी। कम ऑन सारा, ऐसे डरोगी तो कैसे काम चलेगा? और भूलो मत, जानवर इंसान से ज्यादा खतरनाक नहीं होते। एक बार चेक तो करना ही पड़ेगा कि आखिर गाड़ी को हुआ क्या है। हेनरी गाड़ी से उतरता है और गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगता है। ओह माय गॉड, इसमें से तो धुआं निकल रहा है। अब क्या करें? मुझे नहीं लग रहा कि अब ये गाड़ी चलने वाली है। देखो, इतनी रात को इस जंगल में मुझे पहले ही डर लग रहा है। जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? अगर उन्हें पता लग गया ना इस घने जंगल में हमारे जैसे 2 शिकार घूम रहे हैं, तो वो डिनर करने के लिए इधर ही आ जाएंगे। तुम चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। हम गाड़ी के अंदर बैठकर ही मदद मिलने तक इंतजार करेंगे। कुछ देर गाड़ी में बैठने के बाद हेनरी, बंद गाड़ी के अंदर बहुत सफोकेशन हो रही है, क्या करें? देखो, यहाँ सड़क बनी हुई है, इसका मतलब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती जरूर होंगी। हो सकता है आसपास कोई होटल या सराय भी हो। चलो एक बार हिम्मत करके रात बिताने के लिए कोई मदद मांगते हैं। यहाँ गाड़ी में बैठना सेफ नहीं है। घबराते हुए सारा और हेनरी जंगल में थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं। वो देखो, उधर से लाइट दिखाई दे रही है, जरूर वहाँ कोई कॉटेज होगा। चलो उधर हमें हेल्प जरूर मिलेगी। रोशनी की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए सारा और हेनरी एक पुरानी सी हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। हेनरी, इतने घने जंगल के बीच में ये हवेली किसकी होगी? कौन रहता होगा यहाँ? अरे यार, किसी की तो होगी ही ना। होगा कोई जिसे शहर से दूर शांति में रहना पसंद हो। तुम छोड़ो ना ये सब। हेनरी उस बड़ी सी हवेली का दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही पलों में वो पुराना और जंग लगा दरवाजा तेज आवाज के साथ खुलता है और अपने सामने उन्हें हाथ में छड़ी पकड़े हुए एक बूढ़ी औरत नजर आती है। बूढ़ी महिला काफी उम्र दराज नजर आ रही थी। उसका चेहरा सफेद और झुर्रीदार नजर आ रहा था। सारा और हेनरी को देखकर वो बूढ़ी महिला मुस्कुराने लगती है। बच्चों, स्वागत है तुम्हारा। साधारण से सुनाई देने वाले ये शब्द उस बुढ़िया के मुंह से सुनकर ना जाने क्यों सारा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हम लोग यहीं जंगल वाली सड़क से गुजर रहे थे, अचानक हमारी मुझे पता है तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है। तुम्हें रात बिताने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए मेरे बंगले में चले आए, यही ना? अरे भाई, ऐसे आंखें फाड़कर हैरानी से क्या देख रहे हो? अब इस सुनसान जंगल में पिकनिक मनाने तो कोई आता नहीं। गाड़ी ही खराब हुई होगी, इसीलिए आए होंगे। चलो अब ज्यादा सोचो मत। बूढ़ी उन्हें लेकर बड़े से बंगले के गलियारे से गुजरने लगती है। तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? इस सुनसान जंगल में अचानक से हमें ये बंगला मिल गया और फिर इन्होंने हमें बिना कुछ भी पूछे अपने घर में रुकने की परमिशन भी दे दी। सारा, तुम क्यों सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने पर तुली हुई हो? अरे आज रात की बात है, माना कि ये थोड़ी अजीब है, लेकिन अब घने जंगल के बीच में 5 स्टार होटल तो नहीं मिलेगी ना। ये तो कम से कम जंगली जानवरों का खतरा तो नहीं रहेगा। अब आपका बंगला तो बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी नजर आता है। इतने बड़े बंगले में आप अकेली रहती हैं? आपकी फैमिली में और कौन कौन है?
अकेली नहीं हूँ मैं। थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हें कि यहाँ और कौन कौन रहता है। इतनी भी क्या जल्दी है। आप हमें हमारा रूम दिखा दीजिए प्लीज। काफी रात हो गई है और सुबह हमें जल्दी ही निकलना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो, यही है तुम्हारा कमरा। कमरे में पहुंचकर सारा और हेनरी की थोड़ी सांस में सांस आ गई थी। जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर यहाँ से बाहर निकलते हैं। मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। ये बुढ़ी कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस नहीं लगी तुम्हें? बात कम करती है और डराती ज्यादा है। अरे छोड़ो ना उनको, तुम चेक करो तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आया क्या? पता नहीं ऐसा क्या है यहाँ कि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। हेनरी और सारा अपने कमरे में लेट जाते हैं। कुछ ही देर में वे लोग गहरी नींद में पहुंच गए थे। पता नहीं ये रात कौन सा पहर था। सारा गहरी नींद में थी। नींद में ही उसने महसूस किया कि जैसे उसे 3 लोगों ने घेर रखा है और वे कुछ अजीबोगरीब से मंत्र पढ़कर उसके ऊपर कुछ छिड़क रहे हैं। सारा घबरा कर उठ बैठती है तो खुद को एक अनजान से कमरे में पाती है। हेनरी, कहाँ हो तुम? ये तो वो कमरा नहीं है जहाँ हम सोए थे। ये मैं कहाँ आ गई हेनरी? प्लीज हेनरी जल्दी आओ, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। हेनरी। सारा कमरे में दौड़ते हुए बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढ रही थी। सारा जिस कमरे में फंसी हुई थी वहां दीवार में हर तरफ दरवाजे ही दरवाजे लगे थे। लेकिन जैसे ही वो उन दरवाजों को खोलती सामने एक दीवार दिखाई देती। किसी दरवाजे से निकलकर वो वापस पहले वाले दरवाजे के सामने आ जाती। जैसे उस कमरे में बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। मानो कमरा नहीं, एक भूल भुलैया था वो। सारा एक दरवाजे से निकलती, इधर उधर दौड़ती और फिर वापस उसी जगह पहुंच जाती। सारा का डर से हाल बेहाल हो रहा था। अचानक ही उसे कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ कौन है? कौन रो रहा है यहाँ पर? सामने आओ। सारा के इतना कहते ही रोने की आवाज और तेज हो जाती है। कौन हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? कुछ तो है यहाँ। मैंने कहा था हेनरी से मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन हेनरी ने मेरी बात नहीं मानी। पता नहीं वो किस हाल में होगा। हेनरी, तुम कहाँ हो हेनरी? सारा कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसे दीवार पर एक आकृति दिखाई देती है। सारा उसे छू कर देखती है तो वो उसे कुछ अजीब सा लगता है। सारा उस आकृति को घुमा कर देखती है। अचानक ही कमरे के फर्श से नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता बन जाता है। सारा घबराते हुए उस बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन बेसमेंट में पहुंचने पर उसकी सांस थम जाती है। ये बेसमेंट बड़ा ही डरावना नजर आता था। उसमें जगह जगह भयानक गुड़ियां लटकी हुई थी। कहने को तो ये निर्जीव गुड़ियां थी, लेकिन उन गुड़ियों के चेहरे इतने सजीव थे, लगता था अभी बोल पड़ेंगी। छत से लटकी उन सैकड़ों काली गुड़ियों को देखकर सारा के बदन में कुछ झुरझुरी सी दौड़ने लगी थी। उन सभी गुड़ियों का चेहरा एक ही जैसा था और उन पर खून के छींटे लगे हुए थे। किसी किसी गुड़िया से अभी भी खून टपक रहा था, जिसे देखकर सारा की चीख निकल जाती है। सारा मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में बेसमेंट में आगे बढ़ रही थी। तभी एक तस्वीर देखकर उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। यह तस्वीर किसी खूबसूरत लड़की की थी। उस तस्वीर पर नीचे सुंदर लिखावट में एक नाम लिखा था, मारिया। वह पेंटिंग देखकर सारा की आंखें हैरत से खुली रह गई थी, क्योंकि बेसमेंट में जितनी भी डॉल लटकी हुई थी उन सभी के चेहरे हूबहू मारिया जैसे ही थे। सारा के रोंगटे खड़े करने के लिए इतना ही काफी था। अचानक मारिया की तस्वीर में उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे मारिया अचानक उसे घूरने लगी हो। सारा उस तस्वीर को देखकर उसके करीब जाती है और तस्वीर को छू कर देखती है। अचानक मारिया की तस्वीर में उसकी आंखों से खून रिसने लगता है, जिसे देखकर सारा चीख कर वहां से भागने लगती है। सारा का पैर किसी भारी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसके ठीक सामने लटकी हुई डॉल अपनी आंखें खोल लेती है
और एक डरावनी मुस्कान लिए उसकी ओर देखने लगती है। जरूर वो बुढ़िया कोई काला जादू जानती है, उसने ही मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अपने हेनरी को लेकर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी। हेनरी ठीक कहता है, इंसान जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी। सारा बेसमेंट में इधर उधर दौड़ते हुए ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां ढूंढ रही थी कि तभी उसे छड़ी टिकाने की खटखट आवाज सुनाई देने लगती है। ओह शिट, लगता है वो बुढ़िया आ रही है। मुझे छिप जाना चाहिए। पता नहीं मुझसे क्या चाहती है वो। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत अपने झुके शरीर और छड़ी को जमीन में टिकाती बेसमेंट में पहुंच गई थी। बूढ़ी बेसमेंट में अपनी छड़ी टिकाती घूम रही थी, लेकिन सारा को नहीं ढूंढ पा रही थी क्योंकि सारा ने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। छिपने का कोई फायदा नहीं है सारा। इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता। देखो, मेरी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है। उनको वेट कराना अच्छी बात नहीं है। उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए तकलीफ हो जाएगी। आओ, तुम तो मिलना चाहती थी ना सबसे। देखो, यहाँ मेरे पति है, मेरी बेटी मारिया है और मेरी पोती। देखो ना कितनी प्यारी है। तुम मिलना नहीं चाहोगे मुझसे? अच्छा ठीक है, मत मिलो, लेकिन हेनरी से तो मिलना है ना तुम्हें। क्या किया इन्होंने मेरे हेनरी के साथ? मैं कहाँ फंस गई हूँ? ओह गॉड, हेल्प मी प्लीज। अच्छा, तो हाइड एंड सीक खेलना चाहती हो मेरे साथ? मारिया को भी बहुत पसंद है ये गेम, बस उसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है। हाइड एंड सीक में वो जिसे पकड़ लेती है उसको तड़पा तड़पा कर मारती है। ठीक है, हम सब मिलकर ढूंढते हैं तुम्हें। जो तुम्हें ढूंढेगा उसको ही तुम्हारा शिकार करने का मौका मिलेगा। वो डॉल देखी ना तुमने? वो सब कभी इस हवेली में गेस्ट बनकर आए थे। मैंने समझाया भी था कि यहाँ से वापस जाना संभव नहीं, लेकिन उन्हें भी तुम्हारी तरह हाइड एंड सीक खेलने का शौक था। मारे गए सबके सब। सारा को उस अंधेरे कमरे से बूढ़ी की सभी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। सारा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही पल सारा को कमरे में एक काला साया नजर आता है, जिसकी सफेद आंखें उस अंधेरे कमरे में चमकती हुई इतनी डरावनी लग रही थी कि किसी का भी खून जमा दे। सारा अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रखकर किसी तरह अपनी चीख को मुंह में ही दबा लेती है और घबराते हुए उस कमरे से निकलकर दौड़ते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंचती है, जहां उसे कई सारे सड़े गले शव दिखाई देते हैं। उस कमरे से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। मरद गले शवों को कीड़े खा रहे थे। सभी शवों के आंखें और मुंह खुले हुए थे और सैकड़ों कीड़े उनके मुंह से कतार बनाकर बाहर की ओर आ रहे थे। ये नजारा देख सारा खुद पर काबू नहीं कर पाती और उसे उल्टी हो जाती है। इतने सारे लोगों को मार चुकी है ये पागल बुढ़िया। पुलिस इसे पकड़ती क्यों नहीं? आखिर इसे चाहिए क्या? क्यों मार रही है मासूम लोगों को? अब समझ में आ रहा है कि इसने एक घने जंगल में अपना ये कॉटेज क्यों बनाया है, क्योंकि घने जंगलों के बीचों बीच कोई जान ही नहीं पाता होगा कि गायब हुए लोग आखिर गए तो गए कहाँ। यस, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं इनको। सारा अपने फोन से पुलिस का नंबर मिलाती है, लेकिन उसका फोन डेड पड़ा हुआ था। नताशा, मेरी बच्ची, आई लव यू सो मच। मैं नहीं जानती तुम्हें ये मैसेज कभी मिलेगा या नहीं, या जब तुम्हें ये मैसेज मिले मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम जान पाओगी कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन शेयर कर रही हूँ।
टेक केयर बेटा। मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल तुम अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए आओगी जरूर। अपनी बेटी के लिए मैसेज रिकॉर्ड करके सारा सेंड बटन दबा देती है, लेकिन अभी भी मैसेज सेंड नहीं होता, जिसे देखकर सारा फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। क्या सारा इस हाउस से निकल पाएगी? क्या नताशा को कभी पता चलेगा उसके माता पिता कहाँ हैं? क्या है इस घर की स्टोरी? जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा Instagram और Facebook पेज जरूर follow करें। और हाँ दोस्तों, लाइक करना भूलना मत। दोस्तों आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आपके पास मौका है आईफोन 16 जीतने का, वो भी सिर्फ ₹1 में। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। छलावे की रात, ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी, पर काशी के माँ बाप को था कि उन्हें एक रात जयपुर में रुकनी पड़ेगी, जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होगी। ये बात तब की है जब 14 साल का काशी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता था। काशी के माँ बाप रमा और संजीव दोनों दिल्ली के रहने वाले थे, और वो दोनों शादी के बाद काम के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हो गए थे। काशी दिल्ली बस एक ही बार गया था, वो 5 साल का। बहुत सालों बाद काशी के पापा ने पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान की। वो अपने बेटे को दूसरी बार दिल्ली ले जाना चाहते थे, ताकि वो अपने दादा दादी का घर देख पाए। मुंबई से ट्रेन रवाना हो चुकी थी। काशी मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर अंधेरे में झांक रहा था। उसकी माँ रमा उसके पास ही सो रही थी। सोते हुए रमा को एक सपना आया। अपने सपने में रमा को अपना छोटा बेटा नितिन दिखा। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि अपने छोटे बेटे नितिन को याद करना रमा बहुत पहले ही छोड़ी थी। चलती ट्रेन में सो रही रमा के माथे से पसीना बहने लगा और एकदम से उसकी आंख खुल गई। काशी के पापा संजीव ने जब अपनी बीवी रमा को देखा तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। संजीव ने पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया है, पर रमा ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रुक गई, लेकिन ट्रेन में कुछ टेक्निकल परेशानी आ गई थी, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स को जयपुर में ही उतरना पड़ा, जिनमें काशी और उसकी फैमिली भी थी। काशी के पापा संजीव ने प्लान किया कि वो आज रात जयपुर में ही रुक जाएंगे और कल सुबह पहली ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। रात के करीब 12 बज चुके थे और बहुत अंधेरा हो चुका था। काशी के पापा ने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल ले लिया। ऊपर चलकर जैसे ही काशी ने रूम के अंदर कदम रखा तो उसके सर में एक बहुत जोर का चुभने वाला दर्द शुरू हो गया। काशी ने सोचा कि ये मामूली सा सरदर्द होगा और इसलिए अपनी माँ को बिना बताए वो बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। काशी और उसकी माँ रमा एक रूम में सो गए और उसके पापा दूसरे रूम में, लेकिन रमा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो पूरे टाइम अपने छोटे बेटे नितिन के बारे में ही सोचती रही। जब काशी 5 साल का था तब उसकी फैमिली में उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, जिसका नाम नितिन था। लेकिन नितिन के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। 5 साल का काशी और करीबन 1 साल का नितिन अपने माँ बाप संजीव और रमा के साथ ऐसे ही ट्रेन से एक बार जयपुर जा रहे थे। काशी के पापा संजीव ने जयपुर से वापस लौटते हुए छोटे से नितिन को पूरे टाइम अपने हाथ में ही पकड़ रखा था। रात में करीब 2:30 बजे 2 मिनट के लिए संजीव की आंखें ट्रेन के छोटे से झटके से जब संजीव की आंख खुली तो नितिन उनके हाथ में नहीं था। देखकर संजीव ने जल्दी से ट्रेन से उठाया और उसे सब कुछ बताया। दोनों तुरंत नितिन को पूरी ट्रेन में वो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाए जब उन्होंने नितिन को ट्रेन के खुले हुए गेट के पास बैठा हुआ देखा। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। रमा और संजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो लोग जैसे ही नितिन की तरफ आगे बढ़े ट्रेन में एक और झटका लगा और नितिन ट्रेन के बाहर अंधेरे में गिरकर कहीं गायब हो गया। रमा की ये देखकर चीख निकल गई। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सिर्फ ₹1 में आईफोन 16 कैसे जीत सकते हैं। जैसे आप जानते ही हैं
29 मार्च को टाटा आईपीएल मैच है गुजरात और मुंबई के बीच। आपको बस मैच शुरू होने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करके उस पर अपनी टीम बनानी है। ये देखो कैसे दिल्ली के जय कुमार प्रसाद ने हार जीती है, तो आप आईफोन तो जीत ही सकते हो। गिव अवे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और जीतो ब्रांड न्यू आईफोन 16। और इस कॉन्टेस्ट की फीस है सिर्फ ₹1 और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ खूनी मंडे के सब्सक्राइबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है और गुजरात वर्सेस मुंबई मैच के लिए ही वैलिड है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेगा कॉन्टेस्ट में पार्ट लेकर आप जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए और एक थार, वो भी हर दिन। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करो और यूज करो हमारा कूपन कोड MECNEW और आपको डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है, आप भी गुजरात और मुंबई के मैच के लिए माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बना लो। उन्होंने फौरन चेन खींचकर ट्रेन रोकी और बाहर निकलकर नितिन को ढूंढने लगे, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। काशी उस समय बहुत छोटा था और उसके माँ बाप ने नितिन के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। और काशी को नितिन के बारे में कुछ भी याद नहीं था। यही वजह थी कि काशी को अपने छोटे भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब सोचते सोचते रमा की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ। वो चुपचाप बिना हिले पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। रात के 3:30 बज रहे थे। एकदम से होटल के रूम का टेम्परेचर गिरने लगा और रूम में बहुत तेज ठंड हो गई, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। रमा को जयपुर की गर्मी में तेज ठंड लग रही थी। रमा को कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तभी रमा की पीठ के पीछे से एक आवाज आई। रमा के कान में कोई बहुत धीरे धीरे उसे पुकार रहा था और पीछे मुड़ने के लिए बोल रहा था। वो आवाज सुनकर रमा की रूह कांप गई और डर के मारे रमा एक ही करवट में लेटी रही। रमा को ऐसा लगा कि जैसे उसका छोटा बेटा नितिन वाकई उसे पुकार रहा है। वो मुड़ने ही वाली थी पर रुक गई। रमा को कहीं से याद आया कि जब कोई आत्मा पुकारती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कुछ देर तक आवाजें उसे यूं ही पुकारती रहीं, पर कुछ मिनटों बाद वो अपने आप बंद हो गई। ठंड भी अब धीरे धीरे कम हो गई थी और उनके रूम का टेम्परेचर भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। जब चीजें ठीक हुई तो काशी की माँ ने बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। कोई था तो बस काशी। रमा ने देखा कि काशी का मुंह खुला हुआ है और उसकी आंखें ऊपर छत की तरफ देखे जा रही हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो काशी का मुंह अटक गया हो। रमा ने काशी के माथे पर हाथ रख के देखा तो वो बुरी तरह तप रहा था। काशी को बहुत तेज बुखार था। रमा ने काशी को दवाई खिलाकर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखी, लेकिन उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। फिर रमा ने दूसरे रूम में लेटे संजीव को उठाया और उसे सब बताया। जब रमा और संजीव वापस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि काशी जोरों से कपकपा रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे भौरे पड़ रहे हों। अचानक से काशी की आंखें सफेद पड़ गईं और वो हवा में ऊपर झूलने लगा और तभी किसी बहुत ही छोटे बच्चे की हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कमरे की सारी लाइट्स जल बुझ करने लगी, वो लाइट्स भी जिन्हें कभी ऑन किया ही नहीं गया था। रमा और संजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजीव जल्दी से होटल स्टाफ को चीखते हुए मदद के लिए बुलाने लगा। जैसे ही होटल का स्टाफ वहां आया वैसे ही काशी बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सारी लाइट्स ने भी जलबुझ करना बंद कर दिया। जब रमा काशी के पास गई तो काशी की आंखें बंद थीं। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही काशी होटल से बाहर निकला उसकी आंखें अपने आप खुल गईं और उसका शरीर भी अब पहले की तरह तप नहीं रहा था। काशी को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि उसे एक छोटा बच्चा अपने रूम की खिड़की पर बैठा दिखाई दिया था। उस रात रमा और संजीव काशी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। किसी तरह उन्होंने पास के हॉस्पिटल में ही वो रात काटी और सुबह होते ही वो बस से दिल्ली के लिए निकल गए। काशी अब बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था।
दिल्ली पहुंचने पर संजीव